अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से कवर किया था और इसके नोट्स भी मैंने ऐप में अनाउंसमेंट सेक्शन में भेज दिए हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको हम डिटेल में लेंगे। आपके सिलेबस में लिखा गया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स एंड से फॉर एग्जांपल वाटर। सो ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। जो भी मैं बताऊंगा साथ साथ आपको लिखना है। नोट आपको मिल जाएगा बट उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं भी साथ पे यहाँ पे लिखूंगा, आपको भी साथ साथ में लिखना है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है विच इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हम आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इंशाल्लाह आपको कोई भी और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और फिर अगर किसी को छोटा बन के नीट देना है वो नीट का एग्जाम भी दे सकता है। तो चलिए हम ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। फाइन। सो पहले हमें ये देखना है कि हमें प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन देखनी है। तो प्लांट्स के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट होता है और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम समझेंगे। अब आपको ये समझना है भाई कि सबसे पहले हमारा सवाल ये होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, कि हमें अगर ट्रांसपोर्ट करना है क्या ट्रांसपोर्ट करना है। तो पहला सवाल तो ये होना चाहिए व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है आपको प्लांट्स के अंदर। फाइन। तो पहली चीज जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं दैट इज योर वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। अब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, किससे होगा, जाइलम से होगा फ्लोएम से होगा, वो बाद की बात है। लेकिन वाटर को ट्रांसपोर्ट तो करना है। क्यों ट्रांसपोर्ट करना है? अब देखिए ये आपका प्लांट है यहाँ पर। अब प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा? उसको जमीन से सॉइल से वाटर मिलता है जहां पर आपका रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो पहुंचाते हैं उसको पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में यहाँ तक कि लीव्स तक भी आपका वाटर पहुंचता है। तो जिसकी वजह से लीव्स में जब स्टोमेटा के अराउंड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, गार्ड सेल्स तक आपका वाटर पहुंचता है। फिर गार्ड सेल्स की वजह से उनमें जो है स्वेलिंग होती है, टर्जिड बनते हैं, जिसकी वजह से स्टोमा ओपन होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि आपका यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर का ऊपर, और फिर ट्रांसपायरेशन भी यहाँ पे होती है जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। लॉस ऑफ वाटर जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। इट्स अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो पहला हमें समझ आ गया कि हमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। नंबर टू, और क्या ट्रांसपोर्ट करना है? नंबर टू जो इंपॉर्टेंट हमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है दैट इज मिनरल्स। दैट इज मिनरल्स। अब मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत है। अब हमें मिनरल्स कहाँ से मिल सकते हैं? दो तरीके से मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिनरल की एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से बने मिनरल्स जो है वो आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको मिल सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक भी मिल सकते हैं। इनऑर्गेनिक भी मिल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक में सपोज आपके पास अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स हैं, ये आपका जो फूड प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपका प्लांट जो है खुद इनको प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। अब आपने जो है ये नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स जो प्रोड्यूस किए, ये मिनरल जो आपने प्रोड्यूस किया, इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके पास फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स है। नाइट्रेट्स है तो नाइट्रेट्स को भी ट्रांसपोर्ट करना है। ये आपको नीचे से सॉइल से मिलेगा और सॉइल से मिलकर आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है पूरी प्लांट बॉडी में। तो ये इस तरीके से मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ये भी आपको समझना है। नंबर थ्री, और किस चीज का हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? दैट इज योर फूड। फूड को भी ट्रांसपोर्ट करना है। फाइन। अब फूड प्रोडक्शन होती कहाँ पे? लीव्स में। यू नो कि आपका फूड जो है लीव्स में प्रोड्यूस होता है और वहां से ही आपका फूड जो है वो सप्लाई होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए टू द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। तो ये आपका फूड भी आप इसी तरीके से काम करेगा, उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है। फिर एक और चीज ट्रांसपोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। एक और चीज ट्रांसपोर्ट होती है, हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट होता है। बिकॉज हॉर्मोन्स जो है ये हमारे प्लांट के अंदर इनका पॉइंट ऑफ सिंथेसिस, यानी जहां पर ये सिंथेसाइज होते हैं, और पॉइंट ऑफ यूज जहां पर ये
इस्तेमाल होते हैं वो अलग अलग जगह पर होता है। तो यहाँ पर अगर इसका पॉइंट ऑफ सिंथेसिस है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इस हार्मोन का पॉइंट ऑफ सिंथेसिस है, यानी यहाँ पर ये हार्मोन बनाया गया बन गया है, और यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ यूज है अलग अलग जगह पर, तो आपको बट नेचुरल इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। व्हाई? बिकॉज देयर पॉइंट ऑफ सिंथेसिस इज एट वन प्लेस एंड पॉइंट ऑफ यूज इज एट another place. So these are the four important things that we transport fine in the plants. Now ट्रांसपोर्ट क्या किस किस चीज का करना है समझ तो लिया। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई सर ये ट्रांसपोर्ट तो होगा, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हम जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं उस प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन क्या है, कहां से कहां की तरफ चीजें जाती है। फाइन। सो सबसे पहले हम डायरेक्शन लेंगे वाटर की। तो आपको समझना है कि वाटर की डायरेक्शन क्या है। एमसीक्यू में बहुत बार आया है भी है, तो आपको पूछा जाएगा कि वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम वो किस तरीके से, वो उसकी डायरेक्शन क्या है। अब हमें पता है, ये याद रखना, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड ओनली थ्रू जाइलम, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड ओनली थ्रू जाइलम, ओनली थ्रू जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम हमारे पास दो अलग वेसल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को, यानी वाटर इज ओनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है जो डायरेक्शन है हमारे वाटर के ट्रांसपोर्ट की, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल कैसे, दिस इज योर प्लांट, दीज आर द रूट्स, ये आपकी सॉइल, और यहां से वाटर का सक्शन एब्जॉर्प्शन होगा और फिर ये वाटर जो है हर जगह पर फैलाया जाएगा। फाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ वाटर, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। तो हमारी वाटर की डायरेक्शन क्या है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। नंबर टू हमें मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो मिनरल्स की भी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, है ना। तो चारों चीज जो ट्रांसपोर्ट होती है उन चारों चीजों की हम डायरेक्शन देखेंगे। तो मिनरल्स की डायरेक्शन क्या है, मिनरल्स की डायरेक्शन आपकी होती है, इट कैन ईदर इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल, इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल एंड इट कैन ऑल्सो बी मल्टी डायरेक्शनल, इट कैन ऑल्सो बी मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। तो कैसे, बिकॉज मिनरल्स जो है ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में भी देखेंगे, मिनरल्स जो है ये जाइलम भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो आपको याद रखना है मिनरल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम एज वेल एज फ्लोएम, एज वेल एज फ्लोएम, यानी फ्लोएम भी मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फाइन, सिर्फ जाइलम नहीं करता। वाटर सिर्फ जाइलम से जाएगा, मिनरल जाइलम से भी जा सकते हैं, फ्लोएम से भी जा सकते हैं। और अगर आपका मिनरल जाइलम से जा रहा है तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा, तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा। तो जाइलम से जो हमारे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। और अगर फ्लोएम से हमारा मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। अब आप बोलेंगे सर एग्जांपल से समझाइए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे मिनरल्स हमारे सॉइल में है, दिस इज द सॉइल, और यहाँ से हमारे रूट्स है, फाइन, दीज आर द रूट्स, दिस इज योर प्लांट, दिस इज योर प्लांट। अब यहाँ से आपने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, देन यू विल हैव टू ट्रांसपोर्ट दीज मिनरल्स टू द बॉडी। तो ये हो गया आपका नीचे से ऊपर, दिस इज योर यूनिडायरेक्शनल। ये कौन करेगा भाई, ये करेगा आपका जाइलम, ये करेगा आपका जाइलम। जब मिनरल्स अंदर जाएंगे फिर जाके वाटर भी जाता है, तो जाइलम मिनरल्स और वाटर को एक साथ ले जाता है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल स्पेस में उसको ऊपर ले जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास खासकर अर्ली स्प्रिंग में, खासकर जो हमारे ऐसा कोई प्लांट होगा जिसमें कहीं पर आपके पास एक ओल्ड लीफ है, जहां पर एक ओल्ड लीफ है और आपके पास इस प्लांट में कहीं पर न्यू लीफ है, कहीं पर न्यू लीफ है। तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है, फॉर एग्जांपल सोडियम के केस में, सोडियम के केस में हमने देखा है कि आपको अगर सॉइल से सोडियम नहीं मिल रहा, इफ द सोडियम डिडंट कम अप फ्रॉम द सॉइल, तो हम क्या करते हैं, द सोडियम इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ओल्ड लीफ टू द यंग लीफ। तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम द ओल्ड लीफ टू द यंग लीफ। अब आप यहां से देख रहे हैं ये अलग डायरेक्शन यहाँ पे बन गई, ऊपर से यहाँ अलग डायरेक्शन थी,
अब ये जो डायरेक्शन इट इज डन बाय द फ्लोएम एंड दैट इज योर मल्टी डायरेक्शनल, इट कैन हैपन एनीवेयर। आपका ओल्ड लीफ और नया लीफ कहीं से भी हो सकता है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, ये मल्टी डायरेक्शनल है। फाइन, ओल्ड लीफ यहाँ भी हो सकता है, न्यू लीफ यहाँ भी हो सकता है, तो ये इस तरीके से भी आपका जा सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है। तो हम जो देखते हैं मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम, that is multidirectional, but if the minerals are transported through a xylem, that is unidirectional, so ये हो गया आपका मिनरल्स। उसके बाद लेट मी रीलोड द पेज। उसके बाद आपको एक और चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज फूड। तो नंबर 3 पे हम क्या चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड। तो फूड की डायरेक्शन देखेंगे, किस डायरेक्शन में आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम सबसे पहले इसकी देखेंगे नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल डायरेक्शन, और फिर हम इसकी देखेंगे कुछ स्पेशल डायरेक्शन, यानी कहीं पे आपका अगर स्पेशल कोई केस है, स्पेशल डायरेक्शन, स्पेशल केसेस में आपकी डायरेक्शन क्या होती है फूड की। तो फूड जनरली बनता कहाँ है, फूड बनता है लीव्स में, सबको पता है। फूड बनता है फोटोसिंथेसिस जहां पर होगा क्लोरोफिल की मदद से, वो आपका लीव्स में होता है, वहां से आपका फूड फैलाया जाएगा हर जगह पर। तो यहाँ पर आपका फूड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर आपका फूड प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर कुछ फूड जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, कुछ फूड इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके फिर क्या क्या चीजें होती है, ग्लाइकोलिसिस का सिस्टम, फिर हमने क्रेब्स साइकिल देखा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी। जब हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो हम फर्मेंटेशन भी देखते हैं। तो हमने देखा फूड जैसे ही प्रोड्यूस होता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने फूड प्रोड्यूस किया, कुछ हिस्सा वहीं रेस्पिरेशन में काम लग जाता है, और बाकी का हिस्सा जो फूड का है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, उस जगह पर जाएगा जहां फूड प्रोड्यूस नहीं होता है। दोज पार्ट्स दैट डू नॉट मेक फूड, वहां पर चीजें जाती है। जनरली वो कौन सी चीज जगह होती है, वो रूट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, रूट्स। तो रूट्स जनरली फूड प्रोड्यूस नहीं करते, तो डायरेक्शन आपकी ये होती है फूड की। और जब रूट्स के पास फूड पहुंच जाता है, फिर जो बचा कुचा फूड है वो आपके कहाँ पर चला जाता है, वो आपके फ्रूट्स में चला जाता है, वो आपका फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है। रिमेनिंग फूड इज स्टोर्ड इन द fruits. So this is your normal direction. It is produced in the leaves, it goes to all those parts that do not produce food, and then the remaining food is actually stored in the fruits. So this is the normal direction of food. कि आपका फूड ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरीके से काम करता है, food is transported in the leaves, it then goes generally to the roots, and the remaining food is stored in the fruits. Fine, this is the normal direction. But in some conditions, जैसे कि अर्ली स्प्रिंग का टाइम है, अगर हमारे अर्ली स्प्रिंग का टाइम है जहां पर हम ये देखते हैं कि लीव्स नहीं है हमारे प्लांट के ऊपर, तो प्लांट जो है उसमें लीव्स ही नहीं है, तो ऐसे ब्रांचेस है, सिर्फ नीचे आपका रूट है, नीचे आपका रूट है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी फूड यहाँ पे भेजा हुआ था, यहाँ पर हम देखते हैं कि फूड, बिकॉज यू डोंट हैव लीव्स एंड विदाउट लीव्स फोटोसिंथेसिस कैन नॉट ऑकर, photosynthesis cannot occur, food production cannot occur. इस केस में the food is remobilized to these spaces. The food is remobilized. The food is remobilized. तो फूड को हम वापस से रीमोबिलाइज करते हैं। फाइन, तो द इन सम कंडीशंस फूड कैन बी रीमोबिलाइज्ड प्रिसाइसली, फॉर एग्जांपल इन द अर्ली स्प्रिंग, जब plant leaves are not there and food is remobilized to create new leaves, नए लीव्स बनाने के लिए आप फूड को रीमोबिलाइज करते हैं। फाइन, इस कंडीशन में आपका फूड की जो डायरेक्शन है दैट इज समथिंग लाइक दिस। फाइन, तो अगर आपको अब क्वेश्चन में आएगा कि फूड की डायरेक्शन क्या है, तो आपको डालना है क्वेश्चन में फूड की डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या है, बाई डायरेक्शनल। तो फूड इज बाई डायरेक्शनल। सो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फूड की डायरेक्शन इज बाई डायरेक्शनल। देन नंबर 4 पे हमने क्या देखा, और क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है, हॉर्मोन्स। और क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है, हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन हार्मोन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्मोन है ऑक्सिन, हमारे पास एक हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है हमारे पास जिसको हम दिस इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सेल elongation. It promotes cell elongation. It promotes cell elongation. Now ये आपका हमारा ऑक्सिन जो प्रोड्यूस होता है हमारे इस शूट टिप्स या रूट टिप्स में प्रोड्यूस होता है हमारा हार्मोन। तो इस तरीके से अगर आपका प्लांट है, लेट मी मेक अ प्लांट लाइक दिस, तो आपके पास यहाँ पे प्लांट है, तो हम देखेंगे यहाँ शूट टिप पे
यहाँ शूट टिप पे आपका ये ऑक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ रूट टिप पे भी ये प्रोड्यूस होगा, रूट टिप, फाइन। अब यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से प्रोड्यूस हो रहा है तो नीचे की तरफ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप के प्रोडक्शन, इस टाइप की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, पोलर ट्रांसपोर्ट, पोलर ट्रांसपोर्ट। सो हमने देखा डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो डायरेक्शन वाटर की क्या है, वाटर की डायरेक्शन इज यूनिडायरेक्शनल। मिनरल्स की डायरेक्शन क्या है, अगर जाइलम से हो रहा है तो यूनिडायरेक्शनल है, अगर फ्लोएम से हो रहा है तो मल्टी डायरेक्शनल है। फूड की डायरेक्शन क्या है, बाई डायरेक्शनल। एंड हॉर्मोन्स की डायरेक्शन क्या है, इट एक्चुअली शोज polar transport. Now this is your important direction of transport. Then we have another important question, that is what is the mechanism of transport, कि transport किस mechanism से होता है, mechanism of transport, this is where the question might come from. तो आपका transport का mechanism क्या है। अब transportation जो हो रही है, direction भी देख ली, जो चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी देख लिया, कौन कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब हमारे पास दो इसमें इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है। नंबर वन है हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है इसका मैकेनिज्म मोरलेस डिफरेंट है। यहां से फिर है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। आपने जो ये ट्रांसपोर्टेशन में देखा कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इसमें शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट अलग है और लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट अलग कंसिडर किया जाता है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल है, से एक और सेल है, फाइन। अब मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन करनी है फ्रॉम वन सेल टू सेल। Now I'm transporting some particular substance from one cell to another cell, चाहे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जिस चीज की मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, फ्रॉम सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है, अब ये शॉर्ट डिस्टेंस में हो रही है, फाइन। अब ये किस चीज से हो सकती है, इट कैन हैपन थ्रू डिफ्यूजन, इट कैन हैपन थ्रू डिफ्यूजन, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कह सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। या इट कैन ऑल्सो हैपन थ्रू, ये तो एक कंडीशन है कि एक आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल हो सकता है, या हमारा एक और तरीके का ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में हो सकता है एंट्री और एग्जिट इनटू द सेल, यानी बाहर से कोई चीज सेल के अंदर आना चाहती है और अंदर से कोई चीज सेल से बाहर जाना चाहती है, ये एक तरीके का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तीसरा भी एक हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है विद इन सेल मूवमेंट, यानी आपके एक ही सेल के अंदर आपको कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट विद इन सेल ट्रांसपोर्ट करना है, विद इन सेल। तो ये तो हो गया आपका सेल टू सेल, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेल टू सेल मूवमेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट इनटू सेल या फ्रॉम सेल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं विद इन सेल मूवमेंट, विद इन सेल मूवमेंट। ओके भाई, तो आपने देखा कि ये पहला केस है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बता रहा हूं। एक प्लांट की सेल के से दूसरी सेल तक कोई ट्रांसपोर्टेशन करनी है, या किसी सेल के अंदर किसी चीज को लेना है या बाहर किसी चीज को लेना है, एंट्री और एग्जिट, या एक ही सेल के अंदर ही कोई मूवमेंट करानी है, इन चीजों को हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका पहला हमारे पास तरीका है सिंपल डिफ्यूजन का। दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला आपका तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये एक और तरीका है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने का। फिर हमारे पास एक और तरीका है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने का, एंड दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी एक तरीका है। एंड नंबर 4 दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है ये, बस नाम इसमें बायोलॉजी में नाम ही थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान है। तो हमने देखा चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, कौन कौन सी चीज वो ऑलरेडी देखी, कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, डायरेक्शन क्या वो भी देख लिया। अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में दो तरीके, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में या तो एक सेल से दूसरी सेल, या एक सेल के अंदर, या एक सेल से बाहर, या एक ही सेल के अंदर ही अंदर सेल में किसी चीज सब्सटेंस को मूवमेंट कराना। तो सेल टू सेल, एंट्री और एग्जिट, विद इन सेल,
तीनों सिनेरियोज के लिए वी हैव 4 important mechanisms of transport. Mechanism 1, simple diffusion. Mechanism 2, facilitated diffusion. 3, active transport. And 4, cytoplasmic streaming. दूसरा आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है आपका फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ. ये मैंने किसी प्लांट को बनाया. फाइन, दिस इज द लीफ and these are the roots. ओके, अब यहाँ पर फूड जैसे प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये हर जगह को चाहिए, रूट्स को भी चाहिए एनर्जी, राइट. तो यहाँ से आपको इस जगह पर दिस इज द पॉइंट ऑफ सिंथेसिस एंड हियर माइट बी द पॉइंट ऑफ यूज. फाइन, यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ, लेकिन यहाँ पर भी उसको यूज करना है. तो ये इस जगह से इस जगह तक इसको ले जाना है. तो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक इस चीज को पहुंचाना है. तो यू हैव टू एक्चुअली ट्रांसपोर्ट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इनटू अ डिफरेंट लोकेशन, अलग लोकेशन. आपको उसको लोकेट करना है दूसरी जगह पर. इसकी लोकेशन है. ये तो हो गया पॉइंट ऑफ सिंथेसिस या पॉइंट ऑफ यूज. या कभी कभार हम ऐसा भी देखते हैं, सपोज यहाँ पर होता है पॉइंट ऑफ एंट्री. सपोज यहाँ से कोई मिनरल अंदर जा रहा है, तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ एंट्री. कोई मिनरल अंदर गया, ये पॉइंट ऑफ एंट्री है. यहाँ रूट्स के जरिए, रूट हेयर के जरिए कोई अंदर चली गई चीज, ये जरूरत है आपको लीव्स में यहाँ पर. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ यूज. फाइन. अब इस केस में भी आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री हो रही है, लेकिन पहुंचाना इसको कहाँ पर है, इसको यहाँ पर पहुंचाना है. तो ये करने के लिए आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी होना चाहिए. और उसके लिए हमारे पास कौन सी चीजें हैं? लॉन्ग डिस्टेंस मैकेनिज्म के लिए इट इज डन बाय जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल. फ्लोएम क्या करता है? मिनरल भी और फूड भी. फाइन, जाइलम एंड फ्लोएम. और ये जो प्रोसेस है जहां पर आप एक जगह से दूसरे जगह तक चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, thereby you are shifting the location, this process is known as translocation. So translocation is done by xylem and phloem, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह तक आप चीजें पहुंचाते हो. फाइन, अब यही चीजें एक एक करके हम समझेंगे. पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस को उठाएंगे. आज हम शॉर्ट डिस्टेंस खत्म करेंगे, जिसमें हम डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पढ़ेंगे. अगले लेक्चर में विल गो विद द जाइलम एंड फ्लोएम. ट्रांसलोकेशन समझेंगे. फाइन, जिसमें फिर काफी सारी चीजें. सो लेट्स बिगिन विद द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. चलिए, सो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूं. दिस इज योर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ओके, अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का सबसे पहला मैकेनिज्म, व्हाट इज द फर्स्ट मैकेनिज्म? दैट इज सिंपल डिफ्यूजन. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलेट्स में लिखा रहा हूं, आप भी बिल्कुल बुलेट्स में लिखना, बिकॉज हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं. वी डोंट हैव टू राइट एनी आंसर. सो सिंपल डिफ्यूजन में सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिफ्यूजन पहले किस चीज का होता है? Now diffusion can occur for water and gas. तो ये water के लिए भी हो सकता है और gas के लिए भी हो सकता है. This is the first point. Water and gas. Fine. अब for example मैं water molecules यहाँ पे बना रहा हूँ. अब these are my water molecules. Okay. मैं यहाँ पर water molecules बना रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं water molecules बना रहा हूँ. ओके, अब देखिए हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स में या गैस मॉलिक्यूल्स में एक तरीके की रैंडम मूवमेंट होती है. ये यहाँ से भागना चाहता है, लेट मी टेक सम अनदर. ये यहाँ से भागना चाहता है, ये यहाँ से भागना चाहता है, ये यहाँ से भागना चाहता है. फाइन, यहाँ पर भी इनकी रैंडम मूवमेंट होती है. तो यहाँ पर हमें रैंडम मूवमेंट दिखाई देती है. पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ है? यहाँ पर आप क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स. और ये क्या है? यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ कम मॉलिक्यूल्स है. तो हम ये देखते हैं कि डिस्पाइट की हर मॉलिक्यूल की एक रैंडम मूवमेंट होती है, हम ये देखते हैं कि नेट मूवमेंट जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है. दिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल होने दो, आपकी जो नेट मूवमेंट होगी इन मॉलिक्यूल्स की, दैट विल बी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर ज्यादा है
टू लो कॉन्सेंट्रेशन जहां पर कम है। तो मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होगी? नेट मूवमेंट, ये पॉइंट याद रखना, नेट मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट बुलेट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है डिफ्यूजन का, जो ये प्रोसेस हो रहा है चाहे वाटर में हो गैस में हो, क्या इसमें कोई एनर्जी लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। व्हाई? बिकॉज ये एक रैंडम मूवमेंट है। ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज रैंडम, दिस प्रोसेस इज रैंडम, यानी इसके लिए आपको कोई भी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब कहीं पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन रखो, यहां से लो कॉन्सेंट्रेशन रखो, ये खुद ही हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही प्रोसेस होता है। दिस इज रैंडम, इसके लिए कोई भी काम आपको नहीं करना है। लेकिन क्या ये जल्दी जल्दी फास्ट प्रोसेस है? नहीं, द प्रोसेस इज स्लो, द प्रोसेस इज स्लो। डिफ्यूजन का प्रोसेस काफी स्लो होता है, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब देखिए, मैंने फिर से बताना है कि क्योंकि आपको इसमें कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही, इसको हाई से लो ले जाने में ये रैंडमली खुद ही मूव करेगा। नेट मूवमेंट हाई से लो की तरफ होती है बिकॉज नो एनर्जी इज स्पेंट, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी, because it does not require external energy as motion of molecules, as motion of molecules is random, therefore the process is passive, therefore the process is passive transport, passive transport। या पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, या पैसिव प्रोसेस किसको कहते हैं? जहां पर आपको एनर्जी खर्च नहीं होती, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगानी है आपको इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। फाइन, तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, फाइन, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनर्जी। और क्या अगर डिफ्यूजन सेल के अंदर हो रहा है या किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, क्या इसमें कोई फर्क है? क्या ये डज इट डिपेंड ऑन द मीडियम? Does it depend on the system in which the diffusion is happening? No, it does not depend on the system. It does not depend on the medium. Diffusion जो है ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी प्रोसेस में occur हो सकता है, यानी it does not depend on the medium। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, it does not depend on the medium या स्लैश करके system in which it is occurring, यानी जहां पर ये ऑकर हो रहा है ये उस मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपका सीधे ही किसी भी मीडियम में इसी तरीके से बिहेव करेगा। फाइनली आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या सॉलिड्स में डिफ्यूजन हो सकता है? क्या एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज हो सकता है? नो, सॉलिड्स डू नॉट शो डिफ्यूजन, सॉलिड्स डू नॉट शो डिफ्यूजन। लेकिन एक ही चीज आपको याद रखनी है कि भाई अगर सॉलिड डिफ्यूजन नहीं कर रहे, लेकिन क्या कोई सब्सटेंस सॉलिड में डिफ्यूज हो सकता है? बिल्कुल डिफ्यूज हो सकता है। हाउएवर डिफ्यूजन कैन occur into solid। तो आप किसी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन देख सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स खुद डिफ्यूजन दूसरे सब्सटेंसेस में डिफ्यूज नहीं होते, कोई सब्सटेंस सॉलिड में डिफ्यूज हो सकता है। दिस इज योर सिंपल डिफ्यूजन। इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। एक ही चीज आपको एक और चीज में ऐड करनी है कि आपने क्योंकि देखा इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें जा रही है, हाई से लो की तरफ जा रही है, जो जनरल आपका रूल ही है हाई से लो जाना, इसको हम कहते हैं द मूवमेंट इज अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस है, जो ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस डेवलप हो चुकी है हाई एंड लो, इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के अलोंग आपकी मूवमेंट होती है, यानी हाई से लो आपकी मूवमेंट जाएगी। अब अगर कहीं लो से हाई मूवमेंट जा रही है, कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन लो है लेकिन हाई की तरफ जाएगा, इसको हम कहते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
तो दिस इज अ बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया लो से हाई जाना, फाइन, इसके लिए आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज योर सिंपल डिफ्यूजन, इससे ज्यादा यू डोंट नीड, तो हम इसको कवर करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन इज डन। नंबर 2 हम स्टडी करेंगे आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेट मी टेक द पेन। नंबर 2 फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब नाम ही बोल रहा है ये ऐसा डिफ्यूजन है जिसके लिए एक फैसिलिटेटर की जरूरत है। ये खुद से नहीं होगा, फैसिलिटेटर की जरूरत है, फाइन, यानी इसमें आपको कुछ फैसिलिटेशन दिखानी पड़ेगी। तो अब ये फैसिलिटेटर डिफ्यूजन किस तरीके से होगा? अब देखिए इसमें आपको किस चीज की जरूरत है? यू नीड अ फैसिलिटेटर, यू नीड अ फैसिलिटेटर। आपको क्यों फैसिलिटेटर की जरूरत है पहले समझते हैं। अगर आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, तो आपका तो कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो मिल गया, तो हाई से लो जाना चाहिए, डिफ्यूजन होना चाहिए। पर यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, दे आर सेपरेटेड बाय अ लेयर। तो इस तरीके से अगर हमने दो बॉक्सेस में इनको डाल दिया है और इसको सेपरेट किया है बीच में किसी लेयर से, अब ये लेयर इसको जाने नहीं देगी, फाइन। अब हमें इसको फैसिलिटेट करना है, हमें इसको हेल्प करनी है, एक चैनल देनी है, इसको हमें एक चैनल प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से है ना, इसको मैं चैनल यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और यहाँ से इस चैनल के जरिए मैंने ये चैनल जो यहाँ पे बनाई, अब इस चैनल के जरिए ये अंदर जा सकता है हाई से लो, फाइन। अब ये चैनल इट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, इट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, फाइन। अब इस चैनल का हम नाम क्या देते हैं? इट इज नोन एज अ प्रोटीन चैनल। हमारी सेल्स में ये चैनल क्या है? इट इज अ प्रोटीन चैनल, और इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो पहले एक लाइन लिखते हैं, फिर मैं इसको अच्छे से और समझाऊंगा आपको। एक लाइन लिखिए, इफ देयर इज, एक सेकेंड, एक लाइन लिखते हैं, इफ देयर is a concentration gradient, if there is a concentration gradient divided by a layer, divided by a layer, it would require a channel, it would require a channel as a facilitator, as a facilitator to move the molecules, to move the molecules from high concentration to low concentration. Okay, so if there is a concentration gradient already high or low है, divided by a layer, it would require a channel as a facilitator. Okay, अब आप उसको एग्जाम्पल से समझना है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो हमारे पास एक सेल है इस तरीके से, फाइन। तो हमारे पास एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास यहाँ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फाइन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी चीज को जाना है, फाइन, लेकिन यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, ये लेयर है, हम ये अंदर जाने नहीं देगी, फाइन। अब अगर अंदर जाने नहीं देगी तो हमें डिफ्यूजन के लिए कुछ फैसिलिटेटर की जरूरत है, इसको अंदर ले जाने के लिए एक फैसिलिटेटर की जरूरत है। तो हम इसको अगर जूम आउट करके देखें, अगर मैं इस पर्टिकुलर लेयर को यहाँ पे जूम आउट करके बनाऊं, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। लेट मी मेक इट, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगी लेयर। ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं और ये लिपिड्स की बाइलेयर होती है, कुछ ऐसे। ओके, तो मैं ये सेल मेम्ब्रेन को, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जूम आउट कर रहा हूँ, मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको ये अच्छे से दिखे कि चैनल कहाँ पर होती है, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज नोन एज अ लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड्स की बाइलेयर होती है, लिपिड्स की बनी हुई बाइलेयर होती है, फाइन। अब अगर कोई चीज यहाँ पर है, इसको अंदर जाना है,
अगर कोई चीज ये सेल है ना आपकी, ये ऐसे आपको ये बाइलेयर ऐसे है, ये आपकी सेल है, ऐसे आपकी सेल है, सो ऐसे आपकी सेल है। तो सेल के अंदर अगर किसी चीज को जाना है, सेल के अंदर किसी चीज को जाना है, ये बाइलेयर्स को अंदर जाने नहीं देगी। फाइन। अब ये बाइलेयर अंदर जाने अगर नहीं देगी, बिकॉज लेयर है बीच में, तो हमें एक फैसिलिटेटर की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, एक फैसिलिटेटर बनाते हैं बीच में। तो हमें एक चैनल, एक प्रोटीन चैनल की जरूरत है। तो हम एक यहाँ पर एक चैनल बनाएंगे, हम यहाँ पर एक चैनल बनाएंगे ऐसे। ये चैनल किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। फाइन। तो ये क्या है मेरी प्रोटीन चैनल, प्रोटीन चैनल, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब इस चैनल के जरिए, अब जो चीज बाहर है जैसे सोडियम है, इसको एक चैनल के जरिए, इसी चैनल के जरिए ये अंदर आ सकता है। ग्लूकोज है, इसी चैनल के जरिए ये अंदर आ सकता है। समझ गए आप। तो ये चैनल जो है, इसी चैनल के जरिए, एक ये चैनल फैसिलिटेटर बन गई। अब इसी चैनल के जरिए ये सब्सटेंसेस अंदर आएंगे। फाइन। सो दिस बिकम्स योर प्रोटीन चैनल एंड दिस बिहेव्स एज अ फैसिलिटेटर, और आपका फैसिलिटेटर डिफ्यूजन इसी की वजह से होता है। फाइन। तो हमने ये समझ ली चीज। अब एक और चीज यहां पर आपको समझनी है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। तो आपने समझ लिया कि ये फैसिलिटेटर क्यों, कैसे बनता है। फाइन। अब कुछ चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले, ये जो आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ सेल मेम्ब्रेन में, एक लेयर के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं दिस ट्रांसपोर्टेशन या दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हो रहा है, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या मैं कह सकता हूं इसका पहला पॉइंट ऐसा बन सकता है दैट इट हैपन्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हैपन्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, है ना, इट हैपन्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये चीजें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। क्या मैं ये कह सकता हूं इट हैपन्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन? बिल्कुल। यानी इट इज अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी बाहर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तभी ये डिफ्यूजन पॉसिबल है। अलोंग हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। अब अगर ये अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाई टू लो है, तो क्या इसके लिए एनर्जी देनी है या खुद से चलेगा? बिल्कुल, ये खुद से ही चलेगा, यानी इट इज पैसिव, इट इज पैसिव। ये प्रोसेस क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है, बिकॉज ये डाउन हिल जा रहा है, ये हाई टू लो जा रहा है। और हाई टू लो यानी अगर पहाड़ है, पहाड़ से किसी चीज को नीचे से छोड़ने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हाई पोटेंशियल है, ये यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो यहाँ से नीचे जाने के लिए कोई एनर्जी आपको जरूरत नहीं है। इट्स अ पैसिव प्रोसेस, बिकॉज आपके पास, आप कहाँ जा रहे हो, आप अप हिल नहीं जा रहे, आप डाउन हिल जा रहे हो, हाई टू लो जा रहे हो, है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर है तभी ये अंदर जाएगा, तभी ये लो कॉन्सेंट्रेशन में अंदर आएगा। फाइन। तो ये अनदर पॉइंट है इसका। और आपको ये भी याद रखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑकर्स थ्रू चैनल्स, ऑकर्स थ्रू प्रोटीन चैनल, ऑकर्स थ्रू प्रोटीन चैनल। तो ये चैनल के जरिए ऑकर होता है। फाइन। और ऑकर्स थ्रू प्रोटीन चैनल। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है। लेकिन अब हम इसमें कुछ चीजें समझेंगे कि ये, अब अगर मैं आपको ऐसा सवाल पूछूं, चलो ये चीजें हाई टू लो वगैरह वगैरह ये तो सब हमने समझ लिया। अब मेरे पास एक लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, मैंने आपको कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब आपको ऐसे समझनी है बात कि ये लिपिड बाइलेयर में बीच में मेरे पास एक चैनल है, यहाँ पे ये मैंने एक चैनल बना ली, इस चैनल के जरिए कुछ चीजें अंदर आएंगी, है ना। अब ये कुछ चीजें जो अंदर आई, इसके अलावा क्या कोई चीज बिना चैनल के अंदर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये बिना चैनल के कुछ चीजों को अंदर छोड़ सकता है। जैसे आपका बिना चैनल के अंदर क्या आएगा, ये किसकी बनी हुई है लेयर? लिपिड बाइलेयर की, है ना, लिपिड बाइलेयर। अब अगर लिपिड को ही अंदर आना है, यानी बाहर लिपिड है और उसको ही अंदर आना है, तो लिपिड बिना चैनल के अंदर आ सकता है। ठीक है, लिपिड बिना चैनल के अंदर आ सकता है। कोई गैस है, कोई गैस है, गैस भी बिना चैनल के अंदर आ सकता है डिफ्यूजन से। अगर कोई गैस के बगैर वाटर है, वाटर भी ऑस्मोसिस के जरिए बिना चैनल के अंदर आ सकता है। ठीक है, ऑस्मोसिस हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये चीजें याद रखना।
आपको ये जो प्रोटीन चैनल्स है ये आपको स्पेसिफिक चीजों के लिए होती है चैनल्स, क्योंकि कुछ लिपिड्स या गैसेस या वाटर सीधे ही बिना चैनल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन चैनल्स आपको किसी सिलेक्टिव चीजों के लिए जरूरत होती है। तो हमारे पास ये जो चैनल्स है ये 3 प्रॉपर्टीज दिखाती है। ये क्या दिखाती है? 3 प्रॉपर्टीज दिखाती है। ये प्रोटीन चैनल्स क्या दिखाती है? 3 प्रॉपर्टीज दिखाती है, जिसको हम कहते हैं एस और आई। क्या कहते हैं? SSI। ये तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये नीट के लिए होता है, बट स्टिल SSI का मतलब क्या है? नंबर 1 है आपका, इट इज सिलेक्टिव। नंबर 1, इट इज सिलेक्टिव, यानी ये चैनल सिलेक्शन दिखाती है। दूसरा, ये सैचुरेशन दिखाती है। क्या दिखाती है? सैचुरेशन। और ये क्या दिखाती है? इनहिबिशन। क्या दिखाती है? इनहिबिशन। इसमें हम नहीं जाएंगे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर SSB, बट स्टिल ये चैनल्स जो प्रोटीन चैनल्स है ये 3 चीजें दिखाती है, SSI, सिलेक्टिव, सैचुरेशन एंड इनहिबिशन। अब हमें सपोज इनमें से मैं एक ही उठाता हूं, सिलेक्शन को उठाता हूं मैं, फाइन। तो मैंने आपको बोला कि प्रोटीन चैनल्स शो सिलेक्शन, प्रोटीन चैनल्स शो सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मतलब है? दैट कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ही है जो इस चैनल में से गुजर सकते हैं, फाइन। लिपिड तो खुद से गुजर जाएंगे, गैस भी खुद से गुजर जाएंगे, वाटर भी ऑस्मोसिस से खुद से गुजर जाएंगे, यानी कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही ये अंदर आने देगा। जैसे सोडियम की चैनल होती है, सोडियम ग्लूकोज आमतौर पर एक ही चैनल से आते हैं, बाकियों की अलग चैनल होगी। तो ये क्या दिखाता है? दैट सिलेक्शन का मतलब है ओनली fixed molecules can pass through these channels. Only fixed molecules can pass through these channels. Okay? For example, अब मैं आपको इसी में कुछ एग्जांपल्स देता हूं जहां से MCQs बन सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि इसमें से कुछ, अब मेरे पास ये चैनल है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक चैनल बना ली, ओके, ये मैंने एक चैनल बना ली। अब इस चैनल में क्या क्या चीजें दिखाएगा? सिलेक्शन दिखाएगा, सैचुरेशन दिखाएगा, इनहिबिशन दिखाएगा। बाकी छोड़ा, सिलेक्शन की एग्जांपल मैंने आपको बोला, कोई फिक्स्ड मॉलिक्यूल ही इसमें से पास हो सकता है। अब अगर हमने देखा कोई मॉलिक्यूल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे, अब बाहर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये इंटरनल ऑफ द सेल है अंदर। अब बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, अब ये इस तरीके से अंदर आ रही है, इसकी ये डायरेक्शन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर वाली जगह, फाइन। यानी सिंगल डायरेक्शन है इसकी, एक ही डायरेक्शन है, बाहर से अंदर, फाइन, या अंदर से बाहर, एक ही डायरेक्शन है, डबल या ट्रिपल डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है। इसको हम बोलते हैं ये सिंगल डायरेक्शन है। ये पहला केस है। ये क्या है? सिंगल डायरेक्शन है। चैनल की क्या है? चैनल में से आपके जो मॉलिक्यूल्स है एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिपोर्ट। क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट। क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट अगर क्वेश्चन में आया, यूनिपोर्ट क्या है? यूनिपोर्ट हो गया ये ऐसी चैनल है जिसमें सिंगल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं यूनिपोर्ट के बाद। अगर मेरे पास एक और चैनल है, फॉर एग्जांपल मैं एक और चैनल बनाता हूं ऐसे, ओके। अब इस बारी इसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर ऐसे जा रहा है इसी चैनल में से, और एक अंदर से बाहर जा रहा है, फाइन, यानी बाई डायरेक्शनल। यहां से सिंगल डायरेक्शन नहीं है, बाई डायरेक्शनल है। ऐसे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट। क्या कहते हैं? एंटीपोर्ट। यानी चैनल में से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर एक ही चैनल में से हो सकता है, एंटीपोर्ट। नंबर 3, मेरे पास चैनल है और एक ही चैनल में से दो चीजें अंदर आ रही है, दो मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास सोडियम है, फाइन। ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्ट में जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट, SYMPORT, सिम्पोर्ट, ओके। ये आपका हो गया सिंगल डायरेक्शन, और इन दो को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्ट। और को ट्रांसपोर्ट में एक तो आपके पास एंटीपोर्ट है और सिम्पोर्ट है। एंटीपोर्ट में एक जगह बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स एक ही चैनल से, फाइन। ये होगी आपकी कुछ बेसिक नॉलेज। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पूछेगा पोरिन्स किनको कहते हैं, पोरिन्स किनको कहते हैं? पोरिन्स आपकी चैनल्स ही होती है, बट दीज आर लार्ज साइज्ड चैनल्स, फाइन। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे होती है पोरिन्स, या किसी बैक्टीरिया के ऊपर भी होती है। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर
आपकी लार्ज साइज्ड बड़ी बड़ी चैनल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, पोरिन्स. सो दीज आर लार्ज साइज्ड channels, large sized channels on outer membrane on outer membrane of mitochondria, plastid or some bacteria. जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें भी आपके पोरिन्स आपको नजर आते हैं. अगर आपको कोई पूछेगा एक्वापोरिन क्या होती है, एक्वापोरिन किसको कहते हैं, एक्वापोरिन भी आपकी चैनल ही है, लार्ज साइज चैनल है, लेकिन ये किसके लिए होगी, एक्वा यानी वाटर के लिए, यानी जो चैनल्स वाटर के लिए होंगे इनको हम एक्वापोरिन कहेंगे. फाइन. चैनल्स फॉर वाटर मूवमेंट, ये हमें कहीं कहीं पे दिखाई देती है, चैनल्स फॉर वाटर मूवमेंट. So these are your aquaporins. Fine. Channels for water movement. So this becomes an important discussion of channels. ये आपको याद रखना है. तो हमने facilitated diffusion देखा, उसमें channels देखी, channels में कुछ important channels देखी, यूनिपोर्ट चैनल, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, पोरिन्स देखे और एक्वापोरिन्स देखे. दिस कंप्लीट्स योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. उसके बाद हमारे पास एक और डिफ्यूजन है, एक और हमारे पास तरीका है शॉर्ट डिस्टेंस का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का, दैट इज योर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड दैट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके. अब सेम एग्जांपल लेंगे, हम सेम एग्जांपल लेंगे. हमारे पास एक लेयर है, कुछ ऐसी हमारे पास लेयर है. फाइन. और बाहर आपके पास ये लो कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन, फाइन. तो जनरली हम क्या कहते हैं, चीजें हाई से लो जाएंगी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इसके लिए आपको चैनल्स की जरूरत हो सकती है, लेकिन कभी कभार हम ऐसी चीजें भी देखते हैं कि आपके कुछ सब्सटेंसेस लो से हाई जाना चाहते हैं, अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अब अगर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, इसके लिए आपको पंप्स चाहिए. क्या चाहिए, पंप्स चाहिए. तो इस लेयर में हमें एक पंप बनाना पड़ता है. इस पंप के जरिए ये लो से हाई जा सकती है आपकी चीजें. फाइन. सो दिस इज नोन एज अ पंप. और इसमें आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी होनी चाहिए अगर आपको अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है. इसके लिए एटीपी का इस्तेमाल हो सकता है. फाइन. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर किसी भी सब्सटेंस को अपहिल जाना है यानी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है या लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाना है, इट वुड रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो लिखिए एनी सब्सटेंस मूविंग अपहिल, that is low concentration to high concentration uphill would require energy in the form of ATP. ओके, करेंसी ऑफ एनर्जी. अब अगर एनर्जी का इस्तेमाल होगा आपको अपहिल ले जाने में, तो ये पैसिव रहेगा या एक्टिव रहेगा, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए कहते हैं. व्हाई, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड या एनर्जी इज स्पेंट, तो इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. फाइन. एंड इट ऑकर्स थ्रू प्रोटीन पंप्स, चैनल्स नहीं, इट ऑकर्स थ्रू protein pumps. Okay, that becomes your active transport. इसमें भी बिल्कुल वैसे ही SSI दिखाई जाएगी, सिलेक्शन, सैचुरेशन एंड इनहिबिशन. ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बस इसमें इतनी ही डिफरेंस है कि ये लो से हाई जाएगा अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके. देन यू हैव नंबर 4, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में नंबर 4 देयर इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. Cytoplasmic streaming. Now what is cytoplasmic streaming? यानी
आपके पास एक सेल है, सपोज लेट मी मेक अ प्लांट सेल, आपके पास प्लांट सेल है जिसके बीच में आपके पास एक वैक्यूल है, सपोज वैक्यूल है। अब आपके पास यहाँ पर एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को आप साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो अलग जगह तक। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। फाइन, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। क्या इसमें एनर्जी लगती है? यस, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर distribution of substance, for distribution of substance. Okay, that is your cytoplasmic streaming within cell movement के लिए, within cell movement यानी short distance movement. Okay, so ये था आपका all about short distance movement. उसके बाद अगले लेक्चर में we'll discuss some important concepts. फिर हम long distance movement भी शुरू करेंगे. So thank you so much guys, God bless you, bye bye.